नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है श्री श्याम पाठशाला परिवार की तरफ से। इसी के आधार पर हमें 10वीं क्लास का जो एग्जाम है वो सामाजिक विज्ञान वो रह चुका था, मैथ का भी रह चुका है। इसलिए जो पुराने बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, उनके लिए भी, और जो बच्चे 9वीं क्लास से सीधा 10वीं में आ चुके हैं उनके लिए भी, इन दोनों क्लासों के लिए हम ऑनलाइन स्टडी है वो करवा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको फिलहाल सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं। इस सामाजिक विज्ञान के अंदर, विषय के अंदर सामाजिक विज्ञान, अब इसे शुरू से पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं समाज का अध्ययन करेंगे, और समाज के अंतर्गत है, समाज कोई एक पहलू से नहीं बना होता, बहुत सारे पहलुओं से बना होता है। जैसे आर्थिक पहलू से बना होता है, आर्थिक होता है, ऐतिहासिक होता है, भौगोलिक होता है, राजनीतिक होता है, और बहुत सारे पहलू होते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको इन सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी लेना अति आवश्यक है। आर्थिक पहलुओं की जानकारी आपको मिलेगी अर्थशास्त्र विषय के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। ऐतिहासिक विषयों की जानकारी है वो आपको मिलेगी इतिहास के अंदर। भौगोलिक विषयों की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी भूगोल के अंदर, और राजनीतिक विषयों की जानकारी है वो आपको मिलेगी राजनीतिक विज्ञान के अंदर। ये बिल्कुल शॉर्ट लिख देता हूं, राजनीतिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान के अंदर आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ने पड़ेगा, इतिहास भी पढ़ने का मिलेगा, भूगोल और राजनीति। हम शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से। हम शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के अंदर आपको 4 पार्ट हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, जिसमें से पहला पार्ट है वो 14 नंबर पार्ट, आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन है। पहले अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। जो अर्थशास्त्र है, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है जानना, अर्थात धन को जानना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। या अगर हम सीधा बोले तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है सर? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी काम के बदले अगर आपको धन की प्राप्ति होती है, किसी भी काम के बदले अगर आपको धन की प्राप्ति होती हो तो वह समस्त कार्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगर काम के बदले आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है तो वह गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? गैर आर्थिक क्रियाएं हैं वो कहलाती है। उदाहरण दें, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहता हूं तो कौन सी क्रिया होती है? आर्थिक क्रिया। पापा जी हैं वो काम करते हैं, कौन सी क्रिया? आर्थिक क्रिया। लेकिन माता जी घर पर काम करती है, कौन सी क्रिया? गैर आर्थिक क्रिया। कौन सी क्रिया? गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। मैं अगर काम करता हूं तो आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाएं जहां संपन्न होती है, आर्थिक क्रियाएं जहां संपन्न होती है, जिस क्षेत्र में संपन्न होती है वह कहलाती है अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। जहां पर समस्त आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में 5 प्रकार की बताई गई है। पहला होता है उत्पादन, विनिमय, उपभोग, वितरण और राजस्व। ये आर्थिक क्रियाएं हैं, और ये समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं वो इस क्षेत्र में पूरी होती है, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं? कुछ क्षेत्रक होते हैं जिनको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों के नाम से जानते हैं।
प्राथमिक क्षेत्र को हम कहते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम कहते हैं उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं हम सेवा क्षेत्र। कृषि के अंदर आता है, कृषि के अंदर स्वयं कृषि भी आता है, खनन आता है, वानिकी आता है, पशुपालन आता है, आखेट आता है। आखेट का मतलब होता है कि भी जंगली जानवर को मारना, शिकार करना आखेट में आता है। लेकिन भारत के संदर्भ में जाएंगे तो खनन द्वितीय श्रेणी के क्षेत्र में आता है, भारत के संदर्भ में। उद्योग में आता है निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा और जलापूर्ति। जलापूर्ति है वो इसमें आती है। सेवा क्षेत्र में आता है परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सभी चीज किसमें आती है? सेवा क्षेत्र में आती है। अब कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जितनी भी चीजें होती है वो नेचर से जुड़ी होती है, प्रकृति से जुड़ी होती है। जैसे कृषि है वो भूमि से जुड़ा हुआ होता है, खनन है वो भी भूमि से जुड़ा होता है, वानिकी होती है वो पेड़ पौधे से जुड़ी होती है, पशुपालन होती है वो पशुओं से जुड़ी होती है। मतलब सभी चीजें हम प्रकृति से जुड़ी होती है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र है जिसे कहते हैं। उद्योग के अंदर आता है जो कृषि और खनन से जो चीजें प्राप्त होती है उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ उनमें गुण में या उसके आकार में परिवर्तन करके मानव के जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। उद्योग में आता है निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा और जलापूर्ति। निर्माण और विनिर्माण के अंदर क्या मतलब होता है? जो निर्माण होता है उसका मतलब भी बनाना होता है, विनिर्माण का मतलब भी क्या होता है? बनाना ही होता है। निर्माण का मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो अस्थायी होती है, जैसे भवन निर्माण। आप भवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं उठा के ले जा सकते। विनिर्माण का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जिसमें आप सरलता से किसी भी स्थान पर वो वस्तु है उठा के ले जा सकते हो। जैसे ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मेज हो गई, ये सभी चीजें क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। अर्थात जितने भी उद्योग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं, क्योंकि वो अस्थायी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जबकि निर्माण के अंदर क्या आता है? भवन निर्माण, क्योंकि भवन क्या है? स्थायी है। जितनी भी ऊर्जा होती है और जितने जलापूर्ति के साधन होते हैं वो तमाम किसमें आते हैं? उद्योग क्षेत्र के अंदर आते हैं। सेवा क्षेत्र के अंदर आता है परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और बैंकिंग। सेवा क्या होता है? अब आपको थोड़ा चीज बताते हैं कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है। वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है? वस्तु क्या होती है? वस्तु का तो कोई भौतिक स्वरूप होता है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन सेवा है इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता, केवल आप इसे महसूस कर सकते हो। ये दोनों ही चीजें मानव की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ण करती है। ये दोनों चीजें क्या करती है? मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, इसलिए आती है सेवा क्षेत्र। कृषि, उद्योग और सेवा, इसे क्रम से याद करना। इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि सेवा क्षेत्र के साधनों के नाम लिखिए, उनमें कौन कौन क्षेत्र और आते हैं वो भाग बताइए। तो इसमें परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य, बैंकिंग है वो आ जाए। यहां तक हमने पढ़ा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, और इसके 3 जो क्षेत्र हैं वो हमने पढ़े। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। क्रम से पढ़ाने जा रहा हूं। पहले इसका जो टाइटल है पूरा वो आपको मेन चीजें वो आपको बताया जाए, बेसिक नॉलेज है वो अर्थशास्त्र का दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के पास 3 क्षेत्र है वो आ चुके हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो तीनों क्षेत्र मैंने बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र, इन सभी से क्या मिलती है? जीडीपी मिलती है। इनकी जो इनकम होती है हम उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसी सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? एनआई, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जब किसी
राष्ट्र का, उसी राष्ट्र का जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या का अगर हम भाग देते हैं तो क्या निकलता है, पीपीआई, पर पर्सनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकलता है, प्रति व्यक्ति आय है वो निकलता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तब हम क्या कहते हैं, उस देश का क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उस देश में सामाजिक विकास भी होता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, उस देश का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। जो विकास की जो अवधारणाएं हैं, समय के साथ क्या हो गया कि धीरे धीरे जिस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहे हैं तो शायद आने वाले समय के अंदर ये प्राकृतिक संसाधन रहेंगे नहीं, इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक फैसला लिया गया कि विकास है वो सतत होना चाहिए, जिसे हम धारणीय विकास भी कहते हैं, पोषणीय विकास भी कहते हैं। सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार दोहन करे, विवेक तरीके से दोहन करे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी है वो इन संसाधनों का क्या कर सके, उपभोग कर सके। कि जिस प्रकार हम जल को उपयोग कर रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर जल तो रहेगा नहीं, तो आने वाली पीढ़ी तो जल का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएगी, इसलिए सतत विकास की अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई। इसी के साथ समावेशी विकास को भी जोड़ा गया, समावेशी विकास को भी जोड़ा गया। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि बिना किसी जात पात धर्म गोत्र के आधार पर, बिना किसी जात पात के आधार पर सभी लोगों का एक साथ विकास किया जाए, कि कोई भी ऊंच नीच, समानता की भावना है वो सभी को समान अवसर मिले, इसलिए ऐसा विकास करें ताकि समान रूप से सभी का एक साथ विकास हो जाए। सतत विकास और समय विकास, उसके आधार पर ये जो विकास है इसका जो मापन है वो कौन करता है, इसका मापन है 1990 से है, ये यूएनडीपी द्वारा किया जाता है और ये हमेशा ही एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसे एचडीआई कहते हैं। एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, 1990 से किया जा रहा है। और ये विकास क्या करता है, ये रिपोर्ट क्या बताता है, हर देश का मानव विकास बताता है कि इस देश का मानव विकास कितना है कितना नहीं है। और फिलहाल देखें तो 129 में भारत पर है और पहले नंबर पर नॉर्वे है। एचडीआई के बाद बात करते हैं मानव विकास, तो ये मानव विकास हमारे देश का 129 में ऊपर कैसे जा सकता है, इसके लिए जरूरत तान पड़ी आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या होता है, नियोजन का अर्थ समझे पहले तो क्या होता है। नियोजन का मतलब क्या होता है कि 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली उसके बाद हमारे पास कुछ साधनों की कमी थी, पैसों की कमी थी, तो जितने हमारे पास साधन थे और जितना हमारे पास समय था, समय अनुकूल समय और साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए एक लक्ष्य कि वो लक्ष्य तक जो निर्धारित लक्ष्य है वो उस तक पहुंच जाए। तो इसलिए नियोजन किया गया, प्लान किया गया, हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से उपयोग किया गया ताकि हम समय से पहले आगे बढ़ सकें, क्योंकि हम अंग्रेजों ने हमें बहुत पीछे कर दिया था तो हम आगे जाना चाहते थे। अगर वह आर्थिक पहलुओं से जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन भारत में कौन करता है, आर्थिक नियोजन है 1950 से कौन कर रहा है, योजना आयोग कर रहा है। कौन कर रहा है, योजना आयोग है वो उसको बनाने का काम कर रहा है। योजना आयोग के सहयोग के लिए 1952 के अंदर बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीपी, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या करती है, ये इसका सहयोग मात्र करती है। अब जैसे ही मोदी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई 14 के अंदर 2014 से, तो इस योजना आयोग का नाम बदलकर क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। अब इस योजना का काम है, योजना आयोग का काम है, अर्थात योजना बनाने का काम है वो नीति आयोग करेगा। नीति आयोग ने क्या किया कि योजना है वो सभी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। वर्तमान में योजना आयोग द्वारा योजनाएं बनाई गई थी जो पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है।
ये सिर्फ इस पार्ट का मतलब आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन का केवल बेसिक चीजें हैं। इनको हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जितना समझ में आया इसको नोट कीजिए। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है। उसके बाद एक ही चीज को अगले जो पार्ट के अंदर है वो एक ही चीज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।